हेलो एंड वेलकम बैक टू अपस्विंग फिजिक्स। इस सेशन में अपन बात करेंगे कि जो सैटेलाइट का इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, तब की बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको इलिप्टिकल का पता नहीं है। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी एग्ज़ाम में, स्पेशली एडवांस के पेपर में जब भी कुछ क्वेश्चन दिखते हैं ना आपके जो कोचिंग के या टेस्ट सीरीज के जो भी, तो इलिप्टिकल वाला देख के एकदम डर सा लगता है। ऐसा लगता है ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। हमने एक बेसिक सी चीज़ें जनरली देखते हैं कि भाई इलिप्ट के नाम पे आपको क्या याद है, या तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या फिर टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। यही दो चार चीज़ें अपन पढ़ते हैं। बट कुछ और इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है जो इलिप्स के रिगार्डिंग चलती है। ठीक है, तो हम बढ़िया से अपन 1 बाय 1 चीज़ें डिराइव करते हैं। और इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि इस सेशन के बाद में इलिप्स से आपको डर तो नहीं लगेगा, इलिप्टिकल मोशन से डर नहीं लगेगा। ठीक है, और जो मैथमेटिक्स आप इलिप्स पढ़ के आए तो आपको इलिप्स की बहुत कुछ चीज़ें पहले से ही पता है। मेरे को थोड़ा कम पता है तो मैं वो अपने आप को एक तरीके से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इलिप्स ऐसा कुछ दिखता है जहाँ पे एक लाइन बड़ी होती है और एक आपके पास छोटी होती है। जो दो सिमेट्रिक लाइन दिख रही है ना, इनमें जो बड़ी लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली मान लीजिए या फिर उधर उतनी मान लीजिए, इसे अपन क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। और जो दूसरा वाला लेंथ है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस बी। और यहाँ पे ये दो होते हैं फोकस। और फोकस और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना, सेंटर वाली, ये होती है ए टाइम्स ई। ई जैसा बोलते हैं यहाँ पे इसेंट्रिसिटी। वैसे मेरे को इतना मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, बट आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी वगैरह क्या होता है। ठीक है, अब बस याद रखिए कि ये होता है, और मैं कोशिश करूँगा कि बिना इसके हमारा काम चल जाए। ठीक है, और एक और मज़ेदार रिजल्ट से याद रहता है, जिनको इसेंट्रिसिटी का फार्मूला पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि फोकस और ये जो सेमी माइनर एक्सिस है ना, ये वाली डिस्टेंस भी एग्जैक्टली ए के इक्वल होती है। तो आप यहाँ से ए बी और इसेंट्रिसिटी में रिलेशन बता सकते हो। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, या फिर बोल दीजिए कि बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो भी काम चल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस ए होगी, या उल्टा बोल दीजिए कि ये डिस्टेंस आप आगे से याद रख लीजिए ए होती है, तो आपको ये इसेंट्रिसिटी का फार्मूला मिल जाएगा। बस हमने को ये आगे से ध्यान रखना है कि ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की फोकस की डिस्टेंस होती है ना, वो एग्जैक्टली सेमी माइनर एक्सिस के बराबर होती है। ठीक है, इससे अपना काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा अपन यहाँ पे और क्या देखने वाले हैं, ये जो डिस्टेंस है ना ऑर्बिटल मोशन, यदि मैं मान रहा हूँ कि ये वाले फोकस पे आपके पास प्लैनेट है, तो सैटेलाइट की ये वाली डिस्टेंस एकदम मिनिमम डिस्टेंस आएगी। सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी, और ये आपके पास कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम डिस्टेंस होने वाली, आर मैक्स। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ बोल सकते हो कि जो आर मिनिमम है ना और आर मैक्सिमम, उसको दोनों को यदि आप ऐड कर दो तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ए। क्या बन जाता है, 2 टाइम्स ए। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बराबर है। तो ए की रिजल्ट जो मेरे हिसाब से सबको पता है, याद रखने लायक है। दूसरा ये वाला जो मैंने यहाँ डायग्राम बताया, ये भी बहुत काम का है। इसके अलावा एक और रिजल्ट की मैं बात करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप आर मिनिमम क्या बोलते हो, आर मिनिमम कहोगे ए माइनस ए ई, बोले तो ए 1 माइनस ई, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली आर मैक्सिमम क्या लिखोगे आप, आर मैक्सिमम लिखोगे ए प्लस ए ई, इसे मैं लिख सकता हूँ ए 1 प्लस ई। अच्छा, यहाँ पे आर मिनिमम मल्टीप्लाई बाई आर मैक्सिमम, ये कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये बहुत ही काम का रिजल्ट आ गया। मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो ट्वाइस ऑफ ए आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर आता है।
ये रिजल्ट आगे से याद रखना। ये बार बार आर मिनिमम और आर मैक्सिमम की जगह मैं यूजुअली R1 और R2 लिखता हूँ। तो R1 प्लस R2 2A होता है और R1 R2 B² होता है। ये रिजल्ट याद रखने लायक है। ठीक, बार बार इसके डेरिवेशन पे नहीं जाने वाला। ऊपर वाला तो होता ही, नीचे वाला जिनको नहीं पता वो आगे से याद रखिए। ये मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये याद रखिए, ये याद रखिए, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको यदि पता है ना, तो जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में 10 मिनट लग रहे हैं, हो सकता है कि आप 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लो। और रिजल्ट भी कुछ ऐसे नहीं है जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, यार ये कैसे याद रख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आप एलिप्स डिटेल में पढ़ते हो, जो मैं डिराइव करवा रहा हूँ वो आप सबको पता है मेरे को छोड़ के। ठीक है, तो मेरे को भी पता चल गया और आप भी याद रखिए। ठीक है, तो इतना रिजल्ट अपने को याद रखना है कि R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन ये होता है और आपके पास एडिशन ये होता है, जहाँ पे R1 R2 क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके अलावा अब इसमें फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है। यहाँ पे फिजिक्स को लेके 2-3 चीज़ें ही हैं। पहली चीज़ तो आपके पास ये जो फोकस पे प्लैनेट है, इसका जो फोर्स लगेगा वो हमेशा फोकस से ही पास होगा। इसका मतलब फोकस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो आप बोल सकते हो फोकस के अबाउट देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, वो हमेशा कंजर्व रहेगा, या बोलिए कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मैं 2 स्पेशल केसेस में लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मिनिमम सेपरेशन के केस में मान लेते हैं स्पीड आपके पास v1 है, यहाँ पे स्पीड v2 है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो होगा mv1r1, जहाँ r1 मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा हूँ। और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो क्या लिखोगे, mv2r2। ठीक है, एक और जनरल पॉइंट ले लेता हूँ मैं। इस पॉइंट में मान लेते हैं जब वो सेमी माइनर एक्सेस पे होते हैं, मान लेते हैं इस मोमेंट पे इसकी जो स्पीड है ना ये v है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो a वेक्टर दिख रहा है, a और v, तो या तो मैं a का कंपोनेंट लूँगा जो v के परपेंडिकुलर है, तो क्या आ जाएगा b। तो सीधे लिख सकता हूँ मैं m/b/v। आप चाहो तो पहले ये क्या लिख सकते हो, m फिर आप पास a/v sin थीटा, जहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ये जो a वेक्टर दिख रहा है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर ये वाला, इसका और v वेक्टर के बीच का एंगल। आप उधर से भी कीजिए, फिर कंपाउंड ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला रहता है। सिमिलरली आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकते हो। तो टोटल एनर्जी कितनी आती है, तो टोटल एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, -G स्मॉल m डिवाइड बाई सेपरेशन, दैट इज R1। ये तो जब मिनिमम सेपरेशन पे है तब आपके पास टोटल एनर्जी है। जब मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा तब टोटल एनर्जी क्या लिखोगे, v2 स्क्वायर -G स्मॉल m डिवाइड बाई R2। और आप चाहो तो जनरल पॉइंट पे भी लिख सकते हो। जनरल पॉइंट तो नहीं बोलूँगा मैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये जो सेमी माइनर एक्सिस वाला पॉइंट है ना, इस पे लिख के दिखाऊँ तो ऐसा लिखूँगा, हाफ mv स्क्वायर -G स्मॉल m डिवाइड, सेपरेशन कितनी है a, तो ऐसे। तो ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बनते तो सारे क्वेश्चन इन्हीं दो से है। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी होगी जो काम की अपन बाद में लिखेंगे, वो था आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है ना, वो किस रेट से एरिया आपके पास स्वैप कर रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला आता है ना, ये भी कांस्टेंट रहता है। ये केपलर लॉ है। और ये होता है कितना होता है, ये आता है L/2m, जहाँ पे L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल m क्या होता है, सैटेलाइट का मास। तो बस सारी स्टोरी इन्हीं 3 के आसपास चलेगी। ठीक है, अब कुछ बेसिक जो हमने पढ़ा है और इन 3 से अपन कुछ सेटलमेंट करके कुछ बढ़िया से रिजल्ट डिराइव करते हैं। बस आज एक बार कर रहे हैं, आगे से बस जो स्टेटमेंट है ना, उसे हम प्रॉब्लम कुछ सेकंडों में बना के छोड़ देंगे। ठीक है, जो 2-3 अपने को रिजल्ट डिराइव करना है ना, वो उनमें से एक रहेगा कि टाइम पीरियड कितना होता है ऑर्बिटल मोशन में, एक ये डिराइव करना चाह रहे हैं।
दूसरा हम ये डिराइव करना चाह रहे हैं कि ऑर्बिटल मोशन के अंदर टोटल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। और एक अपन ये पता करना चाह रहे हैं कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आती है, और दूसरा मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आती है। मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, जो ऑर्बिटल जो ट्रैक है ना, इलिप्टिकल ट्रैक, उसकी मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर और मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैं पता करना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और समझ में आएगा तो फिर बाद में और भी डेराइव कर लेंगे। इन सारी टर्म को डेराइव करने के लिए मैं ना एक सबसे पहले एक टर्म ये पता कर लेता हूँ, L/m की वैल्यू कितनी है, ये मैं पता करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है आगे से चीज़ें डेराइव करने। तो एक चीज़ तो मेरे को पता चल गई कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं टोटल एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन, ये दोबारा इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और टोटल एनर्जी वाले को थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ, ये स्पीड वाली टर्म एक साइड में और ये आपके पास डिस्टेंस वाली टर्म एक साइड में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या है कि V1 V2 अलग है, इतने वेरिएबल लेके नहीं चल रहा, मेरे को L की टर्म्स में चाहिए। तो मैं V1 की जगह आप यहाँ से बोल सकते हो, V1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, L/m/r1। सिमिलरली V2 की जगह L/m/r2, ठीक है। तो यहाँ से L/m का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 1/r1 का स्क्वायर माइनस 1/r2 का स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/r1 प्लस 1/r2 मल्टीप्लाई बाई 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि इधर वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ यही। तो यहाँ से L/m अपने को कितना नज़र आ रहा है, L/m का स्क्वायर आ गया 2gm/, ये वाली टर्म उधर जाके क्या लिख सकता हूँ, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई r1r2। इसको थोड़ा रीअरेंज करके अच्छे से ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आपको समझ आ गया वो स्टार्टिंग मैंने r1 और r2 के मल्टीप्लिकेशन की बात क्यों की थी, क्योंकि ये टर्म कुछ और नहीं b² होती है और ये वाली टर्म कुछ और नहीं ट्वाइस ऑफ a होती है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और मेरे पास L/m का स्क्वायर कितना आ गया, ये, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना, L/m का स्क्वायर कितना होता है, gm/b²/a। और यदि आप नीचे 2 भी चाहिए आपको, ये 2 वाला आपको देख के याद रहा होगा, वो एरिया dA/dt में अपने को ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले दोनों साइड में आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो इधर वाला ये स्क्वायर के अंदर चला जाएगा 2। तो L/2m का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये रिजल्ट मैं थोड़ा यूज़ करूँगा बार बार। तो सबसे पहले अपने को क्या डिराइव करना था कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड तो कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है ना कि किस रेट से एरिया स्वैप होता है, तो वो रेट कांस्टेंट होती है। अब रेट कांस्टेंट होती है भाई, एक टाइम पीरियड में क्या होता है, पूरा एरिया, तो टोटल एरिया डिवाइड बाई ये कांस्टेंट टर्म, तो एक टाइम पीरियड आ जाएगा। और टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया होता है आपके पास πAB, ठीक है। और L/2m इसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, ठीक है। ये रखने के बाद में अपने पास क्या आ जाता है, ये वाली टर्म। इस रिजल्ट को आराम से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³, और जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यदि एक सैटेलाइट सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है जिसकी रेडियस a हो। a रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में भी बिल्कुल टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला आता है। अब अपन टोटल एनर्जी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो मैंने सब स्टेप पहले से लिख रखे हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग ना हो इसलिए मैंने पहले लिख दिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मैं एक जैसे मिनिमम वाली सेपरेशन पे मैंने लिख दी टोटल एनर्जी। मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो एक नंबर चाहिए जिसमें ये वेरिएबल V1 या R1 ये सब अपने को नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं V1 को हटाने के लिए लिख सकता हूँ L²/m² का स्क्वायर। तो मैंने V1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन में L/m², इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ। उसके अलावा बाकी सबको मैंने साइड में रखा। फिर इसकी वैल्यू रख दी मैंने, L/m² कितना होता है, gm/b²/a, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आपके पास G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई 2r1²a, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा b² और यहाँ बन जाएगा 2r1a, ठीक है। तो ये 2r1² ये वापस नीचे भेज देता हूँ मैं और a को यहाँ बाहर रख देता हूँ, और यहाँ पे जो b² है ना उसकी जगह लिख देता हूँ r1r2, चलेगा। और a की जगह आप क्या लिख सकते हो, a की जगह लिख सकते हैं 2a की जगह लिख सकते हैं r1 + r2।
ब्रैकेट ओपन करते ही R1 R2 कट जाएगा और एक बचेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर वो नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे -2 बचेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई -G(M)(2A)। रिजल्ट को देखो, ऐसा लग रहा है कि यार एक सैटेलाइट सर्कुलर ट्रैक में चल रही होती ए रेडियस के, तब भी तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी आती है। तुम्हें क्या समझ में आ गया, यानी इलिप्टिकल मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो यदि आपको टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी है या फिर टोटल एनर्जी की, दोनों ही केस में अपन सर्कुलर ट्रैक मान सकते हैं और सर्कुलर ट्रैक की रेडियस उतनी होगी जितनी की सेमी मेजर एक्सिस होती है। क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस। अब चेक करते हैं कि स्पीड कितनी आएगी सेमी माइनर एक्सिस पे, और भरोसा रखिए जो सबसे ज़्यादा डरावना क्वेश्चन यदि कहीं से बनेगा ना, जो ट्रिकी क्वेश्चन, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। एग्जैक्टली वो ये नहीं पूछोगे स्पीड कितनी होगी सेमी माइनर एक्सिस पे, बट एक बार रिजल्ट देखना, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, ठीक है। तो आपको पता है कि अपने को टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो ये अपन ने टोटल एनर्जी लिख दी काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो डिस्टेंस आती है ना, वो आपको पता है ए होती है, ये हम पहले बता चुके हैं, और टोटल एनर्जी हम डिराइव कर चुके हैं, इतनी आती है। यहाँ से स्पीड कितनी आ रही है, रिजल्ट देखो, उम्मीद की थी कि ऐसी, बिल्कुल उतनी ही स्पीड आ रही है जितनी कि ए रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे आ रही है। यानी कि अब 3 चीज़ें हो गई आपके पास, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी, या फिर स्पीड एट सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस ये बिल्कुल उतने ही सब कुछ आ रहा है जितना कि सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस ए पे आता है, सब कुछ वही। हाँ, थोड़ा सा फर्क देखना, मैं ये स्पीड बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे रेडियस और ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक, इनके बीच में क्या एंगल है। तो ये वाला रिजल्ट याद रखिए। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक पार्ट उस पर अपन दोबारा आएंगे, घबराइए मत। वो है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। डायग्राम को देख के आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये जो मैक्सिमम स्पीड, ये मिनिमम स्पीड और इधर मैक्सिमम स्पीड, इन जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना आएगा, मिनिमम आएगा, और यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस पे आर कितना आएगा, तो मैक्सिमम आएगा। सेमी मेजर एक्सिस पे आर कितना आएगा, मिनिमम, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, मैक्सिमम। अपन दोनों जगह डिराइव करते हैं। पहले तो इधर की रेडियस, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर एकदम फिजिक्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो क्या आता है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिसे आप नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर एक्सेल, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं। ये कितना आ जाएगा, gm(r²). तो यहाँ पे कितना आ गया, v1r1² डिवाइड बाई gm। इसको देख के आपको पता चल गया कि L/m लिख सकते हैं इसको, तो ये बन गया L²/m² मल्टीप्लाई भी ये वाला, और L²/m² अपन पहले से डिराइव करके रखे थे, हमें पता था बार बार काम आएगा। gm कैपिटल A b²/a, तो g कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया, b²/a। याद रखना r मिनिमम कितना आता है, b²/a। अब r मैक्सिमम की बात करते हैं। तो r मैक्सिमम के लिए यहाँ पे आपको पता है कि माइनर एक्सिस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मैक्सिमम आएगा। फॉर्मूला ये होता है v²/a परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जब आप a परपेंडिकुलर देखने जाओगे ना, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो आपके पास फोकस की तरफ आएगा, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ना वो कितना आएगा, जो भी एक्सेलरेशन होगा मल्टीप्लाई बाई cos 90 - थीटा, दैट इज sin थीटा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, gm/डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो अपन इसको लिख देते हैं v² डिवाइड बाई gm, a² ऊपर चला गया, और फिर मैं ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बाद में a sin थीटा की जगह, ट्राइंगल देख के बताओ, a sin थीटा की जगह मैं b लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि a sin थीटा की जगह स्टेप में क्या लिखूँगा, b। और दूसरा ये जो v² है ना, इसको रिप्लेस करने के लिए आपको पता है एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mvb, ठीक है, क्या आएगा, mvb। तो v² की जगह L² m² और डिवाइड बाई b², तो Lm का स्क्वायर और नीचे b², Lm का स्क्वायर अलग कर देता हूँ, b² एज इट इज, ये a² पहले से ही था, बरोबर है।
अब आपको पता है एल डिवाइड बाई एम का स्क्वायर, ये अपन डिराइव कर चुके हैं, जी एम बी स्क्वायर बाई ए। ऊपर क्या था ए क्यूब, नीचे था बी क्यूब, और ये जी एम, तो जी एम से जी एम कट जाएगा और फाइनली क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ये रिजल्ट अपन बार बार डिराइव करने के बजाय मेरे हिसाब से याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आता है ए स्क्वायर बाई बी और एक बार आता है बी स्क्वायर बाई ए। आपको पता है इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ऊपर जब ए स्क्वायर आएगा तो आपके पास नंबर बड़ा आएगा और बी स्क्वायर आएगा तो नंबर क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। इस पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए हमने अब तक इतनी मेहनत की है, यानी आगे से हमें क्या याद रखना है वो बात करते हैं। अब तक जो मैंने मैथमेटिक्स बहुत सारे लिख के पहले से रखी है ना, वो सिर्फ आपका यकीन दिलाने के लिए रखी है। आगे से बस अपने को ये याद रखना है, पहली चीज़ यदि आपको टाइम की कैलकुलेशन करनी है कि टाइम पीरियड कितना होगा, या फिर ये बात करनी है कि टोटल एनर्जी कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इलिप्टिकल मोशन के बजाय सर्कुलर मोशन मानना है जहाँ रेडियस ए के इक्वल यानी कि सेमी मेजर एक्सेस के इक्वल, तो आपके पास ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। दूसरी चीज़, सेमी माइनर एक्सेस पे जो स्पीड रहती है ना वो उतनी ही रहती है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना भाई साहब एकदम लाजवाब है। कैसे, थोड़ा सोच के देखो। आपको यदि गिवन है कि एक पार्टिकल आपके पास ए रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है और अचानक से आप उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना उसको चेंज कर देते हो बिना उसकी स्पीड को चेंज किए, ठीक है। यदि आप ऐसा कर पा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, सैटेलाइट आपके पास उतनी ही एनर्जी के साथ इलिप्टिकल पाथ में चली जाएगी। सैटेलाइट क्या होगा, उतनी ही एनर्जी के साथ, एनर्जी तो आपने चेंज की नहीं है, लेकिन अब उसका पाथ सर्कुलर नहीं रहेगा, अब उसका पाथ क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल। और उस इलिप्टिकल पाथ का जो सेमी मेजर एक्सिस होगा वो रेडियस के इक्वल रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेमी मेजर एक्सेस तो पता लग गया, सेमी माइनर एक्सेस कितना होगा उस पर बात करते हैं। तो थोड़ा दो सिनेरियो देखो। अब जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक दिखाया, इस तरीके से v स्पीड से मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा था। फिर आपने क्या किया, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया इस तरीके से कि रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 से थोड़ा ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, 90 प्लस थीटा एक तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये बेसिकली फोकस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फोकस। और जहाँ पे आपने वेलोसिटी को चेंज किया है ना वही आपके पास उससे पास होने वाली जो लाइन होगी ना इसके परपेंडिकुलर, वहीं से पास होगा सेमी माइनर एक्सिस, बरोबर है। यदि आपको सेमी माइनर एक्सिस बी की वैल्यू कितनी ये पता करनी है, यदि जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपने थीटा एंगल से रोटेट किया जिससे कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, तो फिर बी कितना होगा वो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ मैं। ये थीटा होगा तो ये आपके पास 90 माइनस थीटा होगा परपेंडिकुलर की वजह से, और ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जहाँ पे ये मैंने बोल रहा हूँ बी है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। या फिर बोल सकते हो ये एंगल दोबारा से आपके पास थीटा हो जाएगा। अब ये लेंथ आपको पता है कितनी है, ये रेडियस ए के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो बी कुछ और नहीं ए साइन थीटा के इक्वल है, यानी आपको बी की वैल्यू पता चल गई। आपको सिर्फ बी पता करने का क्या फ़ायदा हुआ, बी पता करने के बाद में आप इसका एरिया भी पता कर सकते हो, जो इलिप्स का एरिया होगा ना पाई ए बी वो पता कर सकते हो। टाइम पीरियड तो वैसे भी आप सर्कुलर ट्रैक से भी पता कर सकते थे, ठीक है। और आप चाहो तो इसकी इसेंट्रिसिटी पता करनी है तो वो भी पता चल जाएगा, एक बार आपको एंगल थीटा पता चल गया। ये कुछ और नहीं ए ई होती है इस तरीके से। ये मैंने ब्लू कलर वाला बताया कि यदि आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो ये इलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा, और यदि आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, यानी कि आपने इस तरीके से रोटेट किया कि इनके बीच का एंगल कम हो गया, पहले 90 डिग्री था ना पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी, अब आपने ऐसे थीटा से रोटेट किया तो एंगल 90 से कम होकर कितना हो गया 90 माइनस थीटा। उस केस में फिर से इलिप्टिकल पा जाएगा, लेकिन इस बार फोकस इधर आएगा, ठीक है। बाकी सारी स्टोरी फिर से सेम, ये एंगल थीटा है तो आपको कहोगे ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये दोबारा से एंगल आपके पास थीटा आ जाएगा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए
ये कुछ और नहीं, सेमी माइनर एक्सेस होगी। क्या होगी? सेमी माइनर, क्योंकि सेमी माइनर एक्सेस पे ही स्पीड उतनी रहती है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आपको पता करना है बी कितना है। बी फिर से कुछ और नहीं, ए साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो आगे सीधा आपको सेमी माइनर एक्सेस भी चाहिए तो भी आपको फटाक से मिल जाएगी। ठीक है, आपको एलिप्स का एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। जो पूछोगे सब चीज़ आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ट्रिकी वाला पार्ट यहीं से रहता है। अब ये रिजल्ट जिनको पता है उनको सारी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती और बाकी लोगों को करनी पड़ती है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ यूज़फुल यहाँ पे सीखने को मिला हो।